हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो स्वागत है आपका फिर से। मैं हिमांशु रजाना आपका फिर से स्वागत करता हूँ। देखो, आज थोड़ा लेट से वीडियो अपलोड हो रहा है, उसके लिए सॉरी। रात हो गया है और एक्चुअली मैं अवेलेबल नहीं था, इसलिए कोई नहीं। तो सबसे पहले तो हम लोग जिस चीज़ पे बात करेंगे दैट विल बी कि हम लोग सेल शुरू क्यों कर रहे हैं। लेट मी टेल यू, हम लोगों ने लिविंग वर्ल्ड पढ़ा। लिविंग वर्ल्ड पढ़ने के बाद हम लोग को अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जाना सीधा सेकेंड चैप्टर पे, जो कि है हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, बट वाई वी आर मूविंग, हम लोग क्यों जा रहे हैं सेल पे, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पे। तो अगर तुमने 10th में पढ़ा होगा, ठीक है, तो तुमने बायो में क्या देखा होगा कि उसमें एक चैप्टर था सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें तुमने रॉबर्ट हुक के बारे में पढ़ा था। 1665 में उन्होंने सेल का खोज किया था। इसी चैप्टर से लिंक हमारा एक जो 11th का चैप्टर है वो है द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इस चैप्टर को पढ़े बिना आगे का कोई भी चैप्टर समझ में नहीं आने वाला। तो और 11th पढ़ने का यही तरीका भी है, जो चैप्टर्स हैं किस प्रकार से लिंक है पहले उनको समझना होगा। तो मैंने आपको ये चैप्टर इसलिए पढ़ा है ताकि पहला चैप्टर थोड़ा छोटा था पर जल्दी खत्म हो जाता, नहीं तो एक्चुअली मैं शुरू यही चैप्टर करता हूँ, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि ये बेसिक चैप्टर है। इसको समझने के बिना आप ना तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन समझ सकते हो, ना आप एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम कुछ नहीं समझ सकते, क्योंकि हमारा इसका नाम ही बताता है यूनिट ऑफ लाइफ। सेल से ही सब कुछ शुरुआत होगी और सेल से ही हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे। अब बात आती है कि हम लोग पढ़ेंगे कैसे। सेल चैप्टर की अगर मैं बात करूँ, ये चैप्टर नंबर शायद आपका 8 होगा आई थिंक। तो यहाँ पे सबसे पहली बात जो हम लोग को पढ़ना है वो होगा बेसिक्स, कि आपने जो 10 में क्या पढ़ के आया, मैं थोड़ा सा उसको आपको रिमाइंड करूँगा कि आपने 10 में क्या क्या चीज़ें पढ़ी। उसके बाद सेकेंड हम लोग बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। प्रोकैरियोटिक सेल यानी कि वो सेल जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, वायरसेस में मिलता है, जिसको हम लोग अपने आँखों से देख नहीं सकते। वैसे किसी भी सेल को आप अपनी आँखों से नहीं देख सकते, ठीक है। ये प्रोकैरियोटिक सेल्स, बैक्टीरिया सेल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, जो कि मोनरा किंगडम, आपको किंगडम के बारे में भी नहीं पता, वो हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ही। तो वो चैप्टर को मैंने स्किप क्यों किया, क्योंकि ये बेसिक चैप्टर है हमारा सेल, इसको पढ़ना ज़्यादा जरूरी है। थर्ड हमारा आता है यूकैरियोटिक सेल, जो कि हम लोगों का सेल है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल्स, ये हम लोगों के अंदर जो सेल्स पाया जाता है उसके बारे में पढ़ना है। तो ये छोटा टॉपिक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स यही बनाएगा। यूकैरियोटिक सेल जो है ये हमारे सेल्स के बारे में है, और इसके बारे में हम लोग जब देखेंगे तो ये हमारे सेल्स के बारे में है। इस पर टॉपिक में मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है। चलो प्रोकैरियोटिक सेल शुरू करते हैं। एनसीईआरटी मैं इस पर नहीं लेके आया हूँ, एनसीईआरटी आपको खुद पढ़ना है, आपको थोड़ा टाइम निकालना होगा। मैं सीधा आपको नोट डिस्कस करूँगा। एनसीईआरटी खुद से पढ़ो, अच्छे से समझो, ठीक है, और डिस्कस करो। अगर कोई दिक्कत है यू कैन कमेंट डाउन, नो प्रॉब्लम, जस्ट मूव ऑन। चलो शुरू करते हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दूंगा, 9th-10th का रिवीजन करेंगे हम लोग। सेल क्या है, मैं एकदम आपको शुरुआत में ले जाता हूँ जब दुनिया बनी थी, और बात करते हैं ऑरिजिन ऑफ लाइफ, लाइफ कैसे बना। देखो हमारे धर्म ग्रंथों में भी माना जाता है मत्स्य अवतार सबसे पहले हुआ था। श्री हरि विष्णु ने सबसे पहले मत्स्य अवतार लिया, या फिर अलग अलग धर्मों में अलग अलग मान्यताएं हैं। और सबसे पहला जो लाइफ बना था वो बना था पानी में, लाइफ ऑरिजिनेट इन वाटर। पहला सेल जो था वो वाटर में ही इवॉल्व हुआ था, वहाँ पे ही वो डेवलप किया था। सेल है क्या? सेल एक चैम्बर है या फिर एक कंपार्टमेंट है जहाँ पे बहुत सारे रिएक्शंस हो रहे हैं, जिसको हम लोग ओशियन के पानी से दूर रखे हुए हैं। इसको थोड़ा समझो कि अगर ये मेरे पे एक चैम्बर है, मान लेते हैं इसको सेल हम लोग बोल रहे हैं, क्या है, एक चैम्बर या फिर कंटेनर। सेल में क्या हो रहा है, कुछ रिएक्शंस हो रहे हैं, जैसे ए कन्वर्ट हो रहा है बी में, सी कन्वर्ट हो रहा होगा डी में। अब इन रिएक्शंस को हम लोगों को पानी में, देखो पहला अवतार तो पानी में हुआ था, ठीक है, मतलब पहला जो सबसे पहला सेल इवॉल्व हुआ वो पानी में हुआ। तो पानी से इसको बचा के रखने के लिए रिएक्शंस को हम लोगों ने उसके आसपास एक लेयर बनाया। वो लेयर किस चीज़ का बना था, वो बना था लिपिड का। लिपिड्स क्या होता है, लिपिड्स एक हाइड्रोफोबिक मटेरियल है, हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस है। अब हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक के बारे में मैं आपको थोड़ा बता दूं, यहाँ मैंने लिख रखा है। हाइड्रोफोबिक यानी कि वाटर रिपेलिंग, जो वाटर से दूर रहना चाहता है, पानी से दूर रहना चाहता है। बहुत लोगों को हाइड्रोफोबिया हो जाता है, उनको पानी से डर लगने लगता है। उसी तरह हाइड्रोफोबिक होता है जो पानी को खुद से दूर रखता है, वाटर को अपने आसपास आने नहीं देता, रिपेल करता है, उसको दूर ढकेलता है पानी को। हाइड्रोफिलिक क्या होता है, जो पानी से प्यार करता है, भाई इसको पानी पसंद है। वाटर लविंग को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफिलिक, एंड वाटर रिपेलिंग को बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। तो हमारा लिपिड कैसा मटेरियल है, इट इज़ अ हाइड्रोफोबिक मटेरियल, जो कि पानी से हमारे सेल के अंदर रिएक्शंस जो हो रहे हैं उसको बचा के रखा है।
यहाँ तक नो डाउट। आगे बढ़ते हैं। सबसे बेसिक एग्जांपल, व्हाट इज सेल। ये आपको एग्जाम्पल लिखना नहीं है, मैंने समझाने के लिए लिखा है यहाँ पे। सेल इज अ चैम्बर वेयर रिएक्शंस आर डूइंग। सेल क्या है? सेल एक चैम्बर है जहाँ पे कुछ रिएक्शंस हो रहे हैं। अब हर सेल के पास एक मेम्ब्रेन होता है जिसको हाइड्रोफोबिक होना चाहिए। हाइड्रोफोबिक मतलब उसको लिपिड का हम लोग बनाते हैं, या फिर लिपिड किस चीज़ का बनता है? प्रोटीन का, ऑयल का और फैट का। ये सब हाइड्रोफोबिक मटेरियल है। इसके बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे। तो सेल जो रिएक्शंस कर रहा है, ठीक है, इसको हम लोगों को सेपरेट रखना है अपने इसके आसपास के पानी से। तो पानी से बचाने के लिए हम लोगों ने क्या किया है कि इसको एक चैम्बर में बंद किया है, जिस चैम्बर को हम लोगों ने बनाया है एक हाइड्रोफोबिक मटेरियल लिपिड से। अब लिपिड से क्यों बनाया? क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक है, वो पानी को खुद से दूर रखता है। ईच सेल हैव रिएक्शन एंड व्हाट रिएक्शन हैव टू परफॉर्म इन टुक सेल मिलियंस ऑफ ईयर्स टू बी नोन। अब हर एक सेल के अंदर कुछ रिएक्शंस हो रहे हैं, ए टू बी, सी टू डी। मैंने बोला कि कुछ ना कुछ रिएक्शंस हो रहे हैं। अब इन रिएक्शंस में कौन सा रिएक्शन होगा, कैसे होगा, इस चीज़ को ढूंढने में हम लोग को करोड़ों साल लग गए कि क्या क्या रिएक्शंस उसमें हो रहे हैं, कैसे कैसे रिएक्शन करना है। तो सोचा क्या, भगवान ने क्या सोचा कि भाई रिएक्शंस तो हो रहे हैं, बढ़िया बात है, लेकिन अब इस रिएक्शंस को जो मैंने डेवलप किया, मैं कैसे सेल को बताऊं कि तुमको यही रिएक्शन करना है। तो उसके लिए इन्फॉर्मेशन स्टोर करना होगा। फॉर एग्जांपल, अगर अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आप अपने कॉपी में नोट्स लिख रहोगे। क्यों? क्योंकि आपको बाद में उसी को रिवाइज करके एग्जाम्स में लिख के आना है। तो जब सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होता है कि इसके अंदर जो रिएक्शंस हो रहे हैं वो आज ना कल तो भूल जाएगा भाई। उसको याद रखने के लिए क्या किया इसने कि हम लोगों ने वो इन्फॉर्मेशन को कि कौन सा रिएक्शन सेल के अंदर होगा, उसको एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में हम लोगों ने डाल के रख दिया। जिस तरह पेन ड्राइव होता है ना, जिसमें हम लोग डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं, उसी तरह एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में वो सारा इन्फॉर्मेशन को हम लोगों ने स्टोर कर दिया, जिसको हम लोग बोलते हैं डीएनए। डीएनए इसका फुल फॉर्म आपको मैं बाद में बताऊंगा, अभी फालतू में टेंशन नहीं दे दूंगा। तो बेसिक्स में हम लोगों ने क्या देखा कि सेल पानी में इवॉल्व हुआ, उसको दूर रखने के लिए हम लोग ने हाइड्रोफोबिक मटेरियल से उसका मेम्ब्रेन बनाया। अब क्या उसके अंदर जो रिएक्शंस हो रहे हैं उसको पता करने के लिए क्या क्या करना है उसके, तो उसको हम लोग स्टोर करके रखें इन्फॉर्मेशन कहाँ? डीएनए में, ताकि इसको याद रहे कि कौन कौन से रिएक्शंस को करना है। डीएनए क्या है? डीएनए एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है वो सभी रिएक्शंस का, वो सारे चेंजेस का जो कि एक सेल के अंदर होगा। एक सेल के अंदर कौन सा रिएक्शन होगा, वो उसका इन्फॉर्मेशन कहाँ होगा? डीएनए में। अब देखो, नाउ एनी सेल रिक्वायर मूवमेंट ऑफ मटेरियल इन एंड आउट टू इन। तो अब होता क्या है कि अगर मैंने ये सेल बनाया, ठीक है, ये सेल है मेरा, तो इसके अंदर बाहर जाने के लिए एक रास्ता होना चाहिए। और मान लो इसको खाना चाहिए, तो खाना डालने के लिए और यहाँ से कुछ गंदगी निकालने के लिए भी एक रास्ता होना चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया चैनल। देखो अब यहाँ से ना ये जो कॉन्सेप्ट है ये तुम्हारा 9-10 वाला नहीं रहा, अब यहाँ से 11 का थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट शुरू होता है। ये सब मैं फिर से पढ़ाऊँगा, ये सब चीज़ फिर से पढ़ाऊँगा। अभी बस बता रहा हूँ, ये यूकैरियोटिक सेल का पार्ट है, ये सब फिर से पढ़ाऊँगा, अभी सिर्फ सुन लो। चैनल किसका बना? प्रोटीन का। प्रोटीन का क्यों? हेल्प इन मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस आउटर टू इनर एंड वेस्ट टू इन एंड आउट। अब चैनल प्रोटीन का ही क्यों बना? अब हाइड्रोफोबिक से बना है लिपिड, ये अपने आसपास सामान को पार होने देगा नहीं, तो इसलिए हम लोगों ने इसको किस चीज़ से बनाया? प्रोटीन से। वो भी कैसा? हाइड्रोफोबिक। तो हाइड्रोफोबिक सामान को आर पार होने में हेल्प करेगा। चैनल मेड ऑफ प्रोटीन बिकॉज ग्लूकोज इज हाइड्रोफिलिक। ग्लूकोज जो है वो हाइड्रोफिलिक है, मतलब वो पानी से भाई उसको नफरत नहीं है, वो पानी के साथ रहना चाहता है। और चैनल जो है वो भी हाइड्रोफिलिक। सो सेम टाइप ऑफ वे विल अलाउ ग्लूकोज टू मूव इन। तो जैसा कि मैंने बोला कि प्रोटीन भी हाइड्रोफिलिक है, वो पानी से प्यार करता है, तो वो भी आसपास अपने ग्लूकोज को आने जाने देगा। ये देखो सेल के आसपास कैसे चैनल है, वही मैंने तुम्हें बताया है। ये सब आगे पढ़ाऊँगा, टेंशन मत लो। अब लिग्निन क्या है? लिग्निन एक केमिकल है जिससे अगर तुम किसी सेल के आसपास लगा देते हो तो वो सेल मर जाएगा। क्यों? क्योंकि वो रास्ते को बंद कर देता है जिससे उसको खाना पानी मिल रहा था। सब अच्छे से बात करेंगे, प्लांट्स में सिर्फ पाया जाता है, सब आगे पढ़ना है, टेंशन मतलब। बस मैं तुम्हें एक बार चैप्टर का ओवरव्यू दे रहा हूँ एक तरह से बोलो तो। अब प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक, आज तक बहुत डिफरेंस, बहुत सारे तुमको कन्फ्यूजन होगा प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में। आज सब एक साथ क्लियर कर देता हूँ। प्रोकैरियोटिक सेल, केमिकल रिएक्शन ऑकर इन साइटोप्लाज्म। मैंने तुम्हें बताया था कि सेल के अंदर क्या हो रहा है? रिएक्शन। अब रिएक्शन साइटोप्लाज्म अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं पता तो मैं बता दूं, सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है ना, पानी जैसा मटेरियल होता है, उसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर के वो जो फ्लूइड मटेरियल है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। अब सेल के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल में केमिकल रिएक्शन कहाँ हो रहा है? साइटोप्लाज्म में। देखो साइटोप्लाज्म में पी से क्यू, आर से टी, एस से टी कन्वर्जन हो रहा है। डीएनए है बट स्पेशल प्लेस गिवन नहीं है। इसके पास डीएनए है बट ऐसा कोई स्पेशल प्लेस नहीं है कि इसको कहीं हम लोग अच्छे से रखें, ये भी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। सेल मेम्ब्रेन है वो सब में होता है, और डीएनए जो है वो भी साइटोप्लाज्म में है।
यूकैरियोटिक सेल में थोड़ा सा डिफरेंस क्या, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। न्यूक्लियस का डीएनए के आसपास एक लेयर बना दिया है हमने, इसको डीएनए को स्पेसिफिक जगह दे दिया, स्पेसिफिक रूम दे दिया कमरे में, जिसको हम लोग न्यूक्लियस बोल रहे हैं। डीएनए न्यूक्लियस में है। रिएक्शन अब जो है वो कुछ रिएक्शंस तो साइटोप्लाज्म में भी हो रहे हैं और कुछ रिएक्शन के लिए भी स्पेशल जगह है। वो रिएक्शन जो हो रहे हैं वो स्पेशल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलिज्म में हो रहे हैं, जिसको जो कि लिपिड के बने हुए हैं। ठीक है, सबके बारे में अच्छे से आगे बात करेंगे, नो टेंशन। अब देखो केमिकली, स्ट्रक्चरली और रोल के बारे में बात करते हैं डीएनए का। डीएनए केमिकली किस चीज़ से बना, न्यूक्लिक एसिड से। डीएनए बना है न्यूक्लिक एसिड से। अगर इसका तुम फुल फॉर्म देखो डीएनए का, तो वो होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसके नाम में ही न्यूक्लिक एसिड है, तो हम सिंपली याद रख सकते हैं कि ये कैसे बना है, न्यूक्लिक एसिड से। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो न्यूक्लिक एसिड से बना केमिकली। स्ट्रक्चरली कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, मतलब इसमें 2 धागा होता है। ये धागा एक ऐसे ऐसे चल रहा है, तो इसी के पैरेलल ऐसे ऐसे चलेगा। ठीक है, इसी के पैरेलल एक ऐसे ऐसे चलेगा, ये होता है डीएनए। ये जो 2 धागे हैं वो हर जगह पे पैरेलल होंगे। पैरेलल मतलब जो कभी एक दूसरे को काटेगा नहीं, इंटरसेक्ट नहीं करेगा। अब बोलेगा सर यहाँ काट रहा है, तुम्हें देखने में दिक्कत हो रहा है, अगर तुम उसको घुमा के देखोगे ना तो वो भी ऐसे ही पैरेलल है वहाँ पे। ठीक है, रोल क्या है इसका, काम क्या है, तो ये इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है। मैंने तुम्हें बताया डीएनए को हम लोग जेनेटिक मटेरियल भी बोलते हैं, क्योंकि जेनेटिक्स अगर तुम्हें पता है थोड़ा बहुत, तुमने 10 में पढ़ा है अच्छे से, तो जेनेटिक्स वो ब्रांच है जो कि स्टडी करता है डीएनए से और कैसे जो इन्फॉर्मेशन है वो पेरेंट्स से प्रोजेनी में आता है, माता पिता से कैसे वो जो चीज़ें इनहेरिट होती हैं बच्चों में, कैसे माता पिता से सारे गुण इनहेरिट होते हैं, उसके बारे में जेनेटिक्स स्टडी करता है। तो डीएनए में ही वो सारे इन्फॉर्मेशन स्टोर होते हैं, तो इसलिए हम लोग डीएनए को क्या बोलते हैं, जेनेटिक मटेरियल। कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो सेल का मैंने तुम्हें बताया था, थोड़ा उसको एग्जांपल दे देता हूँ और एक बार में क्लियर कर देता हूँ। प्रोकैरियोटिक में डीएनए नेकेड है, मतलब उसको कोई स्पेशल जगह नहीं दिया हुआ, बिना मेम्ब्रेन का ऑर्गेनेली है, सब अपन में रिएक्शन कर रहा है साइटोप्लाज्म में। यूकैरियोटिक में डीएनए को स्पेशल जगह दिया, न्यूक्लियस। बोथ टाइप ऑफ मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली, मतलब यहाँ पे रिएक्शंस तुम्हारा मेम्ब्रेन के अंदर भी हो रहा है और साइटोप्लाज्म में भी हो रहा है। अब प्रोकैरियोटिक का सोल मेंबर कौन है, बैक्टीरिया। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया आता है और एनिमल सेल में कोई सेल वॉल नहीं होता, लेकिन प्लांट सेल में सेल वॉल होता है जो कि सेलुलोज का बना होता है। बैक्टीरिया सेल में भी सेल वॉल होता है। थोड़ा सा मैं बोर्ड पे चलता हूँ अब, ठीक है। देखो ये जो सेल है तुम्हारा, ये मान लो है प्रोकैरियोटिक, थोड़ा और बड़ा बनाते हैं, चलो कोई नहीं, मिट गया। ये जो है ये सेल है प्रोकैरियोटिक सेल और ये जो सेल है ये है यूकैरियोटिक सेल। तो मैं तुम्हें बेसिक्स फिर से एक बार रिप्लाई करता हूँ कि प्रोकैरियोटिक ये हमारा है प्रोकैरियोटिक सेल और ये है हमारा यूकैरियोटिक सेल। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ। अब प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या है, सबसे पहली बात तो एक डीएनए है जहाँ पे हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रखा है। इसके अंदर भी एक डीएनए है। अब इसके जो डीएनए है वो सर्कुलर है, मतलब वो गोल घुमा हुआ है, अटैच्ड है। इसका जो डीएनए है वो ऐसे साइटोप्लाज्म में है, पड़ा हुआ है फ्लूइड में, जहाँ पे इसके अंदर जो फ्लूइड है उसके अंदर डायरेक्टली पड़ा हुआ है, कुछ नहीं है। वहीं प्रोकैरियोटिक सेल में इसको स्पेशल जगह दिए हैं जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है हमारा डीएनए। अब यहाँ पे भी रिएक्शंस हो रहे हैं और इसमें भी रिएक्शंस हो रहे हैं। यहाँ पे भी हमारा ए कन्वर्ट हो रहा है बी में, सी कन्वर्ट हो रहा है डी में, लेकिन ये किस में हो रहा है, ये हमारा जो हो रहा है वो हो रहा है साइटोप्लाज्म में। ये हमारा अंदर का जो फ्लूइड है उसका नाम क्या है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इसमें भी है, ठीक। अब देखो इसमें भी रिएक्शंस हो रहे हैं। ए कन्वर्ट हो रहा है बी में, बी कन्वर्ट हो रहा है सी में, सी कन्वर्ट हो रहा है डी में। बस इसमें क्या है कि कुछ रिएक्शंस जो हो रहे हैं वो हो रहे हैं आपके ऑर्गेनेलीज बाउंड में, मतलब उसके आसपास एक स्पेशल जगह है, और कुछ डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक नो डाउट। अब चलो चलते हैं फिर से पीडीएफ पे, नोट्स पे। देखो अब इसका एग्जाम्पल देखो, इसका जो सेल वॉल है ये थोड़ा सा मैं बता दूँ आपको फिर से कि ये प्रोकैरियोटिक सेल अगर मान लेते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल के आसपास एक लेयर होता है मोटा सा। वो लेयर किस चीज़ का बना होता है, देखो इसके आसपास ना एक लेयर है ऐसे, ठीक है। ये एक लेयर है, ये रिजिड लेयर है, इसको हम लोग बोलते हैं सेल वॉल। ये क्या है, सेल वॉल है। अब यूकैरियोटिक सेल में सेल वॉल नहीं होता। अगर आपने 10 में पढ़ा है तो हम लोग के सेल में, सॉरी 9th में था ये चैप्टर जहाँ तक लगता है मुझे, हम लोग के सेल के आसपास कोई सेल वॉल नहीं होता, नो सेल वॉल। डायरेक्टली मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल नहीं होता।
अब सेल वॉल के बाद क्या आता है यहाँ पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबके बारे में डिस्कशन करेंगे प्रोकैरियोटिक में, अच्छे से बेसिक से, बस क्लियर कर लो। अब जो हमारा बैक्टीरिया है उसका सेल वॉल क्या चीज़ से बना है, उसको बना है पेप्टाइडोग्लाइकेन से। ये तुमको याद रखना है। अभी जो भी मैं बोल रहा हूँ, जितनी चीज़ें बोल रहा हूँ, हर चीज़ तुम्हें याद रखना होगा, क्योंकि ये बेसिक है। इसको भूले तो पूरा 11 गया। सेल वॉल किस चीज़ से बना है, पेप्टाइडोग्लाइकेन से, ठीक है। हमारे सेल के आसपास तो सेल वॉल होता ही नहीं है। अब एक और बात कि बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है, बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वो बना है पेप्टाइडोग्लाइकेन से, ठीक है। वहीं पे अगर हम लोग बात करें प्लांट का सेल वॉल के बारे में, तो वो बना है सेल्यूलोज से। और एक आता है फंगी, इसके बारे में आपको पढ़ना है, टेंशन मत लो, सब अच्छे से पढ़ेंगे। इसका जो सेल वॉल बना होता है वो बना होता है काइटिन से, अभी टेंशन मत लो, सब पढ़ेंगे। और हमारे आसपास कोई सेल वॉल नहीं होता है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में नो सेल वॉल प्रेजेंट, यूकैरियोटिक में कोई सेल वॉल नहीं होगा। चलो यहाँ तक सब क्लियर होना चाहिए, सब चीज़ एक मैंने रिवाइज करा दिया। वही चीज़ें मैंने लिखी है, एग्जाम्पल देख लो, बैक्टीरिया का यूकोलाई, लैक्टोबैसिलस, माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, सब तुम्हारा वही सेकंड चैप्टर वाला एग्जाम्पल है। इसलिए मैंने बोला ना पहले ही चैप्टर को पढ़ो तब वो समझ में आएगा। और वहीं एनिमल सेल यूकैरियोटिक में देख लो तो एनिमल सेल है, प्लांट सेल है। अब हाँ, एक कन्फ्यूज़न तुमको यहाँ बिल्कुल मत रखना कि ये जो तुम्हारा प्लांट सेल है ना, ये भी यूकैरियोटिक है, ठीक है। और सारे यूकैरियोटिक में ऐसा नहीं है कि सेल वॉल नहीं होता। मैंने यहाँ गलती किया, तुम्हें मैंने ये नहीं बोलना चाहिए था मेरे को कि यूकैरियोटिक के आसपास सेल वॉल नहीं होता। मैंने बोलना चाहिए था कि ह्यूमंस के आसपास, एनिमल्स के आसपास सेल वॉल नहीं होता, एनिमल्स के सेल के पास सेल वॉल नहीं होता, प्लांट्स के पास होता है। अब ये ह्यूमंस और प्लांट जो है वो सेम है, ये दोनों यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स ही हैं। तो ये कन्फ्यूजन अपने दिमाग में मत पालना कि यूकैरियोटिक के पास सेल वॉल नहीं होता। मैंने थोड़ा मिस्टेक किया, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, ठीक है। फ्लो में मैंने थोड़ा बोल दिया तुम्हें, याद रखना। बैक्टीरिया और फंगई ये दोनों तुम्हारे यूकैरियोटिक सेल्स के हैं, और प्लांट और ह्यूमन एनिमल्स ये सारे यूकैरियोटिक सेल्स में आते हैं। वही बात हम लोगों ने यहाँ लिखा, यूकैरियोटिक में देखो एनिमल सेल भी है, प्लांट सेल भी है, और फंगी देखो इसका सेल वॉल काइटिन का बना हुआ है, ठीक है। एग्जाम्पल में राइजोपस, ईस्ट, मशरूम तुम देख सकते हो। देखो अब बात करते हैं वायरस का। वायरस तुमने अगर सुना होगा कोरोना वायरस, ये तो फेमस है, वायरस नाम तो फेमस हो गया है। सबसे पहली बात, वायरस एक सेल नहीं है। बहुत दिमाग में अभी कन्फ्यूजन आ रहा होगा कि सर आपने तो बोला अभी कि हर चीज़ के पास सेल है जो कि लिविंग है, जिंदा है, तो वायरस के पास सेल क्यों नहीं है? तो मैं तुम्हें बता दूं कि वायरस के पास सेल नहीं होता। ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास देयर इज़ नॉट अ सेल, इट डज नॉट हैव साइटोप्लाज्म, इसके पास कोई साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड भी नहीं होता। ये क्या करता है कि तुम्हारे सेल के अंदर ये वायरस घुसेगा, जिसके पास सिर्फ एक आरएनए या फिर डीएनए होता है, ये तुम्हारे अंदर घुसेगा, तुम्हारे डीएनए को तोड़ेगा और उसके बाद अपना ही जैसा हजारों प्रोजेनी बनाएगा और तुम्हारे बॉडी में पूरा फैला के तुमको बीमार कर देगा। अब थोड़ा सेल वॉल के बारे में बात करते हैं। सेल वॉल क्या होता है? रिजिड होता है। रिजिड मतलब टफ, एकदम दीवार बन के रहता है, नाम ही है वॉल, दीवार। शेप प्रोवाइड करता है। देखो ऐसा अगर सेल है, इसके आसपास एक ऐसा सेल वॉल है, तो ये जो है इसको शेप प्रोवाइड कर रहा है कि बाहर से तो ऐसा दिखेगा, बर्स्टिंग नहीं हो देता। अगर इसके अंदर पानी भर जाता है, मान लो सेल के अंदर बहुत पानी भर रहा है, धीरे धीरे फैलने लगेगा, लेकिन यहाँ पर बाद में जाकर रुक जाएगा, सेल वॉल इसको रोक देगा। वहीं अगर इसके आसपास सेल वॉल नहीं होता तो ये फैलता जाता अचानक से ब्लास्ट कर जाता। वही बोलता है कि बर्स्टिंग नहीं होने देता है, बर्स्टिंग से इसको रोक के रखता है, ठीक है। देखो अब बायोमॉलिक्यूल्स, एनी एलिमेंट कंपाउंड प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक अमीनो एसिड, ग्लूकोज, स्टार्च आर बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल जो हमारे अंदर जो मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, जैसे में अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड, ग्लूकोज जो तुम पीते भी हो गर्मी में, स्टार्च, ये सब बायोमॉलिक्यूल्स हैं। अब अमीनो एसिड की बात करते हैं। अमीनो एसिड एक सब्स्टिट्यूटेड मीथेन है। ये सब के बारे में अभी तुमसे बात मैं नहीं करूँगा, क्योंकि इस तुमको बायोमॉलिक्यूल में अच्छे से पढ़ाऊँगा। ये सब मैंने ऐसे लिख रखा है, बस एक चीज़ समझो यहाँ पे, जो समझने के लिए हम लोग इसको पढ़ रहे थे वो एमिनो एसिड आर लाइक अल्फ़ाबेट। एमिनो एसिड क्या है? अल्फ़ाबेट है। जैसे हम लोग अल्फ़ाबेट को कंबाइन करके वर्ड बनाते हैं। देखो सबसे पहली बात तो 20 तरह का एमिनो एसिड होता है, ये जान लो। जिस तरह ABCD को तुम मिला के कोई वर्ड बनाते हो, फॉर एग्जांपल राहुल, तो राहुल में RAHUL आता है, तो ये अलग अलग लेटर है अल्फ़ाबेट का, इस सबको मिला के हम लोगों ने एक वर्ड बनाया। उसी तरह एमिनो एसिड अल्फ़ाबेट जैसा होता है, तुम समझो अभी फ़िलहाल के लिए, जिसको हम लोग जब अरेंज कर देते हैं तो अलग अलग तरह से, तो वो एक प्रोटीन बना देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटीन। अब प्रोटीन देखो, डाईपेप्टाइड क्या होगा? बॉन्ड बिटवीन देम इज बॉन्ड 2 एमिनो एसिड। ये मान लो पहला एमिनो एसिड, ये दूसरा एमिनो एसिड, ये दोनों एमिनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड है,
ये जो बॉन्ड है इसको तुम बोलोगे डाई पेप्टाइड बॉन्ड, क्योंकि ये 2 अमीनो एसिड के बीच में, तो डाई और पेप्टाइड बॉन्ड 2 अमीनो एसिड के बीच में होता है, इसलिए डाई पेप्टाइड, 2 अमीनो एसिड के बीच के बॉन्ड को बोलते हैं डाई पेप्टाइड बॉन्ड। वैसे ही पॉलीपेप्टाइड चेन जब 1 2 3 4 अनगिनत के बीच का अगर तुम बॉन्ड देखोगे तो ये बहुत सारे के बीच में बॉन्ड है, इसलिए तुम बोलोगे इसको पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, या यहाँ पे हो जाएगा पॉलीपेप्टाइड चेन। अब ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर तुम अभी याद रखो, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे आगे। ये मान लो प्रोटीन है। अब प्रोटीन जो है वो फोल्डेड फॉर्म है पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड का, यही फोल्डेड फॉर्म है, पॉलीपेप्टाइड को जोड़ जोड़ के हम लोगों ने एक प्रोटीन बनाया। जब बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है, क्यों? फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें बताऊं कि बैक्टीरिया जो है वो जब तुम्हारे बॉडी पे एंटर करता है तो उसके जो स्ट्रक्चर्स हैं उसको मारने के लिए हमारा बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाता है, खुद को फीवर देता है। फीवर क्यों आता है? फीवर आए मतलब समझ जाओ कहीं ना कहीं तुम किसी ऑर्गेनिज्म के रिस्पेक्ट में आए हो, किसी कांटेक्ट में आए हो जो तुमको हार्म करना चाहता है, इसलिए तुम्हारा बॉडी उससे लड़ रहा है, इसलिए तुमको फीवर आता है। तो वो फीवर क्यों आता है? ये जो प्रोटीन का जो ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये टेम्परेचर को झेल नहीं सकता। जब तुम हीट दोगे, इसको टेम्परेचर बढ़ाओगे यहाँ पे टेम्परेचर, तो ये टूट जाएगा, ये टूटेगा तो बैक्टीरिया मर जाएगा। ठीक, चलो अब ये सब आराम से बात करेंगे बाद में, ये इंजाइम के बारे में उधर पढ़ना है। अब यहाँ से तुम्हारा चैप्टर होता है शुरू, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। यहाँ से आपका चैप्टर नंबर 8 जो पिछले एनसीईआरटी का था, अभी तो साथ चैप्टर डिलीट हुआ है तो पता नहीं अभी कौन सा चैप्टर है। ये चैप्टर तुम्हारा ऐसे शुरू होता है। हम लोग बात करेंगे सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। तो थोड़ा सा 2 मिनट का ब्रेक ले लो, आराम से वीडियो को पॉज करो, थोड़ा पानी वानी पियो, क्योंकि अब चैप्टर शुरू होगा और कॉन्सेप्ट अब जल्दी जल्दी भागेगा, तुमको अच्छे से समझना भी है और नोट्स तुमको मिल जाएगा। वहाँ से तुमको नोट्स को लिखना भी है अपने कॉपी में। अगर तुमने कहीं और से नोट्स बना रखा है तो चेक कर लो ये मेरे नोट्स से कि कुछ छूटा तो नहीं, अगर छूटा तो उसको लिख लेना, और नहीं तो कहीं और से नोट्स बनाए हो तो कोई टेंशन नहीं हो, तुम्हारा मर्जी भाई, पढ़ो, नंबर से मतलब होना चाहिए, बस रिजल्ट से, समझने से मतलब होना चाहिए। ठीक है, चलो आप चैप्टर करेंगे शुरू। सबसे पहले इस चैप्टर के मैंने तो तुमको वो बता दिया था कि 2 तरह के सेल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, एक होगा तुम्हारा प्रोकैरियोटिक सेल और एक होगा यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, एक प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे हम लोग यूकैरियोटिक सेल के बारे में। ऐसा मैंने तुम्हें बता दिया था, अब टेंशन वाली कोई बात नहीं है। चलो मूव करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल हमेशा यूनिसेलुलर होगा। मतलब क्या कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, ये जो ऑर्गेनिज्म होगा ना, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो हमेशा यूनिसेलुलर, सिंगल सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म होता है, वो यूनिसेलुलर, सिंगल सेल वाला ऑर्गेनिज्म के पास प्रोकैरियोटिक सेल होगा। ठीक है, ओनली सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। इसका जो साइज होगा प्रोकैरियोटिक सेल का होगा 2 से 5 माइक्रोमीटर, म्यूमीटर तुम बोल सकते हो। और माइकोप्लाज्मा जो है तुम्हारा PPLO होता है, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जो सबसे छोटा सेल अभी तक हम लोगों ने जो पाया है, उसका साइज होता है 0.1 माइक्रोमीटर। ये क्वेश्चन तुमको हमेशा पूछेगा कि माइक्रोमीटर का साइज क्या होता है और वो सबसे छोटा सेल है कि सबसे बड़ा। तो सबसे छोटा सेल है तो क्या साइज है? 0.1 माइक्रोमीटर, याद रखना है। अब ये जल्दी जल्दी डिवाइड करता है, 20 मिनट में ये सेल दूसरे सेल को डिवाइड कर जाएगा, ये सेल 2 सेल में डिवाइड कर जाएगा, फिर ये सेल आगे जाके 4 सेल, हर 20 मिनट में ऐसा ऐसा डिवीज़न होता रहेगा। ठीक है, कंप्लीट बैक्टीरिया ग्रुप, एग्जांपल में कंप्लीट बैक्टीरिया ग्रुप मान लो, जैसे मैं तुम्हारा बैक्टीरिया तो बहुत है, उसमें से एग्जांपल मान लो साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, अदर बैक्टीरिया जैसे ई कोलाई, लैक्टोबैसिलस, स्ट्रेप्टोकोकस, आर्कीबैक्टीरिया, सब एग्जांपल तुमको याद होना चाहिए। याद तुमको हो जाएगा, चैप्टर 2 में जब पढ़ोगे सब याद हो जाएगा। अभी अब इस चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं, वैसा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। समझने के लिए क्या तुम्हें बता सकता हूँ कि बैक्टीरिया ग्रुप को तुम फ़ोन मान लो। अब फ़ोन के अंदर बहुत सारा कंपनी होता है, रियलमी है, वीवो है, ओप्पो है, बहुत कंपनी है, अनगिनत। तो फ़ोन के अंदर कंपनी, तो बैक्टीरिया ग्रुप के अंदर उसका कंपनी, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, बहुत सारा तरह का कंपनी। अब उस कंपनी के अंदर भी अलग अलग मॉडल का फ़ोन, तो साइनोबैक्टीरिया के अंदर भी वर्जन है, नॉस्टॉक है, एनाबीना, स्पिरुलिना, ऑसिलेटोरिया। सब तुमको चैप्टर 2 में अच्छे से याद हो जाएगा, टेंशन नहीं। ये तुम्हारे लिए जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। देखो भाई, एक प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर टोटल 12 चीज़ें होती हैं। 12 चीज़ें क्या क्या हैं मैं तुम्हें डिस्कस करता हूँ, बोर्ड पे लेके चलते हैं तुम्हें। ठीक है, उससे पहले थोड़ा एक बार देख लो। नंबर 1 पे आता है ग्लाइकोकैलिक्स। तुम्हारा सेल वॉल के बाहर भी एक लेयर है जो ग्लाइकोकैलिक्स है। उसके बाद आएगा सेल वॉल, उसके अंदर से सेल वॉल, उसके अंदर है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन से एक स्ट्रक्चर अटैच है, यहाँ पे देखो पा रहे हो अगर तुम, तो ये है फ्लैजिला।
ये फ्लैजिला क्या करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है तुम्हारे सेल को, आगे पीछे भागने में हेल्प करता है फ्लैजिला। फ्लैजिला के बाद आता है फिम्ब्रिए, 5वां नंबर। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर रहे हो तो ठीक है, नहीं तो नोट तुमको मिल जाएगा। फ्लैजिला के बाद आता है फिम्ब्रिए। फिम्ब्रिए क्या करता है, अटैच होने की हेल्प करता है। अगर सेल कोई पत्थर उत्थर पे है, जैसे पड़ा हुआ है, तो उसको वहाँ पे पकड़ के रखता है फिम्ब्रिए। फिम्ब्रिए के बाद आता है पिलाई। पिलाई उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, बात करेंगे इस पर भी। हर एक जो मैं बोल रहा हूँ इसके बारे में डिस्कस करना है। देखो शुरू भी हो गया है ग्लाइकोकैलिक्स से, वही डिस्कस करना है। पिलाई के बाद 7वां नंबर पे आता है तुम्हारा मीजोजोम्स। ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन का ही इनफोल्डिंग है, मतलब सेल मेम्ब्रेन को ऐसे ऐसे फोल्ड कर दिए हैं, सेल मेम्ब्रेन ऐसे ऐसे फोल्ड हो गया है, तो ये बना दिया है क्या, मीजोजोम्स। अब मीजोजोम्स के बाद क्या है, क्रोमेटोफोर। मीजोजोम के ही ऊपर एक ये लग गया तुम्हारा, ये देखो कुछ ग्रीन ग्रीन दिख रहा है तुमको, इस ग्रीन के बारे में बताऊंगा, टेंशन मत लो। ये क्या बना दिया, क्रोमेटोफोर। इसके ऊपर मीजोजोम के ऊपर लग गया कुछ ग्रीन ग्रीन, वो बना दिया क्या, क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर के बाद आता है न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड यानी कि डीएनए, इसका डीएनए सेल का, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसमें जेनेटिक मटेरियल को न्यूक्लियोइड बोलते हैं। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल को न्यूक्लियोइड बोलते हैं। न्यूक्लियोइड के बारे में बात करेंगे प्लाज्मिड का। प्लाज्मिड क्या होता है, एक्स्ट्रा डीएनए। ये तो डीएनए है, इसके भाई के पास एक अलग ही जलवा है, इसके पास एक्स्ट्रा डीएनए है, एक और जेनेटिक मटेरियल, जिसको हम लोग एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए भी बोलते हैं, बात करेंगे इस पर। उसके बाद है राइबोसोम। राइबोसोम तो तुमने बचपन से पढ़ा होगा, 8th क्लास में भी इसके बारे में था, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, इसके बारे में भी डिस्कस करना है। और 12 नंबर आता है इंक्लूजन बॉडी। कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि स्टोरेज का काम करते हैं। ये तुम्हारा सेल था। पहला स्ट्रक्चर से शुरू करते हैं जिसका नाम है ग्लाइकोकैलिक्स। ये तुमको डायग्राम अच्छे से सुंदर से बना के, नहीं याद होता तो सामने चिपका देना, याद हो जाएगा, ठीक है, देखते देखते। वैसे कुछ है नहीं इतना टफ, तुमको जल्दी याद हो जाएगा। बात करते हैं ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में। तो ग्लाइकोकैलिक्स क्या है, एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट नहीं पता कोई बात नहीं, आराम से बायोमोलिक्यूल में पढ़ेंगे, अभी बस याद रखो, इट इज़ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से बना है। ये सेल वॉल के भी बाहर है, ये तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के बाद आता है तुम्हारा, ये हो गया सेल वॉल, दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, रुको दूसरा कलर ले लेता हूँ, ये मान लेते हैं हो गया सेल वॉल। अब सेल वॉल के बाहर भी एक अलग सा स्ट्रक्चर है भाई, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ग्लाइकोकैलिक्स। तो अब देखो ग्लाइकोकैलिक्स तो 2 तरह का होता है, ठीक है। पहला नंबर है तुम्हारा लूज स्लाइम लेयर, दूसरा है थिक जिसको बोलते हैं कैप्सूल। एक है स्लाइम लेयर, एक है कैप्सूल। ग्लाइकोकैलिक्स का 2 पार्ट, पहला पार्ट हुआ स्लाइम लेयर और दूसरा पार्ट क्या हुआ, कैप्सूल। दोनों को याद रखना। स्लाइम लेयर कैसा होता है, लूज होता है, ऐसे जैसे देख रहे हो तुम यहाँ कितना लूज है, ये हो गया स्लाइम लेयर तुम्हारा। और जो तुम्हारा ये कैप्सूल होता है, ये गोल एकदम परफेक्ट टफ होता है, एकदम हैवी। अब ये जो स्लाइम लेयर है, ये क्या होता है कि पत्थर उत्थर पे चाहे जहाँ भी तुम्हारा सेल है वहाँ पे इसको पकड़ के रखता है, अटैच करके रखता है, गिरने नहीं देता, इसको छोड़ता नहीं है, ठीक। वहीं पे ये जो हार्ड वाला है कैप्सूल, ये क्या करता है कि इसको बचाता है होस्ट के इम्यून से। होस्ट का इम्यून जैसे अगर तुम्हारा अंदर बैक्टीरिया गया तो अब तुम्हारा बॉडी उसको मारना चाहेगा, क्योंकि वो बाहर का है, तुम्हारे अंदर बीमारी फैला सकता है। तो ऐसे में उसको बचाने के लिए सेल को खुद सोचेगा ना, कुछ तो सोचा होगा प्रोकैरियोटिक सेल खुद को बचाने के लिए, तो उसके आसपास कैप्सूल होता है जो उसको बचाता है हमारे इम्यून सिस्टम से। इम्यूनिटी तो अब आपको सबको पता हो ही गया होगा कोरोना के बाद। अब सेप्स इन बैक्टीरिया की बात करते हैं, तो सबसे पहली बात कि अगर ऐसा शेप का है, ऐसे गोल है, तो कोकस। रॉड शेप का है, ये तुमको पढ़ना है चैप्टर 2 में, ऐसे रॉड शेप में है, ये बैसिलस। कॉमा शेप का है, मतलब ऐसे, तो बोलते हैं भिब्रियो। स्पिरिलम यानी कि हो गया ऐसे ऐसे रहेगा स्पिरिलम। चैप्टर 2 में देखना, उसका डायग्राम होगा, इसको चैप्टर 2 में ही पढ़ेंगे, अभी टेंशन मत लो। अब ग्लाइकोकैलिक्स के बाद आता है सेकेंड नंबर सेल वॉल। सेल वॉल के बाद, सेल वॉल क्या है, रिजिड है और हार्ड है, रिजिड एंड हार्ड सब्सटेंस प्रोवाइड करता है शेप, क्योंकि ये टफ है तो सेल के आसपास ऐसे प्रेजेंट रह के उसको शेप प्रोवाइड करता है। स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, उसको ब्लास्ट नहीं होने देता। अगर पानी उनी भर गया तो ऑस्मोटिक बस्टिंग का कंडीशन हो सकता है, तो ऐसे में उसको बचा के रखता है। ऑस्मोटिक बस्टिंग क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है कि आप अगर ऑस्मोसिस आपने पढ़ा होगा शायद 10 में या 9th में, फिर भी मैं बता देता हूँ कि अगर ऑस्मोसिस क्या होता है, डिस्कस कर लेते हैं, आ जाओ। ऑस्मोसिस क्या होता है, ये सेल है, ये एक और सेल है, इसके अंदर बहुत सारा चीज़ भरा हुआ है, ठीक है। नमक का मात्रा एक तरह से मान लो इसके अंदर। इसके आसपास एक पानी रखा हुआ है, ठीक है, इसके आसपास क्या है, पानी है। यहाँ पे ये जो है ये पानी भरा हुआ है इसके आसपास। इसके आसपास भी एक बना लेते हैं कंटेनर जिसमें पानी भरा हुआ है, ठीक।
अब क्या कर रहा है यहाँ पे कि इसके अंदर जो है ना, ये इसके अंदर जो मात्रा है तुम्हारा, कॉन्सेंट्रेशन है, इसको मान लेते हैं नमक जो है, इसके अंदर जो नमक है भाई वो ज़्यादा है। मतलब इसके अंदर नमक जो ज़्यादा है, किसके कंपेरिजन में? पानी में नमक बिल्कुल भी नहीं है या फिर थोड़ा बहुत है, अंदर सेल में ज़्यादा है। तो ये जो पानी है वो अंदर जाएगा, अंदर जाना चाहेगा। इसको बोलते हैं एंडो ऑस्मोसिस। एंडो मतलब अंदर, ऑस्मोसिस मतलब ट्रेवलिंग ड्यू टू द कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस। इसके बाद ऑस्मोसिस तुमको आराम से पढ़ना, सब चीज़ पढ़ना है आगे, 12 में भी पढ़ना है, 11 में भी आगे पढ़ना है, टेंशन मत लो। और एक्सोऑस्मोसिस, अगर इसके अंदर नमक का मात्रा कम है या फिर कॉन्सेंट्रेशन कम है, इसमें पानी में ज़्यादा है, ठीक है, तो ये इसके अंदर से जो पानी है वो बाहर निकलेगा और ये कुछ देर बाद जो सेल होगा ना, तो कुछ सूख के ऐसा हो जाएगा, एकदम चापट हो जाएगा सूख के, ठीक है। चलो चलते हैं फिर चैप्टर पे। सेल वॉल मेड अप ऑफ बैक्टीरिया का, पेप्टाइडोग्लाइकन मैंने बताया, प्लांट का, सेलुलोज का और फंगाई के काइटिन का। ये तीनों तुमको रखना है याद। तो यहाँ पे लिख देते हैं हैशटैग ऑसम, इसको रखना है याद। बैक्टीरिया का सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन का बना, मैंने तुम्हें बताया। अब देखो लाइसोसोम और लाइसोजाइम के बारे में थोड़ा डिफरेंस मैं तुमको बता दूँ, इसमें बहुत कन्फ्यूजन तुमको होता होगा। लाइसोसोम एक ऑर्गेनेली है जो कि यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, ठीक है, और लाइसोजाइम एक इंजाइम है जो तुम्हारे आंसू में और सलाइवा में पाया जाता है, ठीक है। अब होता क्या है, लाइसोजाइम जो है ना, ये वाला जो इंजाइम है, ये डाइजेस्ट कर देता है पेप्टाइडोग्लाइकन को। पेप्टाइडोग्लाइकन क्या, सेल के आसपास जो उसका जो सेल वॉल है ना, वो बना किससे है? पेप्टाइडोग्लाइकन से। उसको ये क्या करता है, लाइसोजाइम इसको तोड़ देता है, ये टूट जाएगा तो एक्सपोज हो जाएगा। अब देखो सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया 2 प्रोटीन से बना है, एमिनो एसिड जिसको हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे दोनों का नाम याद रखना, एक का नाम है नाग, एक का नाम है नाम। नाग का फॉर्मूला एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, इसका मतलब होता है नॉन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन। तुमको याद होना चाहिए डिफरेंस, मतलब फुल फॉर्म। नाग का फुल फॉर्म एन एसिटाइल म्यूरामेरिक एसिड, एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, एन एसिटाइल म्यूरामेरिक एसिड, नागर नाम का तुमको फुल फॉर्म याद होना चाहिए। देखो अब बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं याद करने वाली, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, सब चीज़ धीरे धीरे हो जाएगा, रिवाइज करते रहना होगा तुम्हें। अभी अगर चिंता करोगे कि बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, डर लगेगा, तो नहीं होगा, डरना नहीं है, हमेशा मोटिवेटेड रहना है, एक लक्ष्य बना के रखना है कि बस रिज़ल्ट लाना है तो लाना है, फोड़ देना है पेपर को, आग लगा देना है पेपर में, ठीक है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये नाग और नाम से ही बना, ये नाग ये नाम, ये नाग ये नाम, नाग नाम नाग नाम नाग नाम नाग नाम नाम, गाना बना देंगे इस पर। तो अब ये नाग और नाम ना क्रॉस लिंकेज होता है इसमें, देखो ये क्रॉसली कनेक्टेड है ना, इसका नाग और इसका नाम ऐसे क्रॉस कनेक्टेड है, देखो ये सब क्रॉस कनेक्टेड है सब, इस क्रॉस लिंकिंग होता है यहाँ पे ये क्या है, एमिनो एसिड है, एमिनो एसिड का चेन है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन, दोनों के बीच में बॉन्डिंग कैसा, पेप्टाइड बॉन्ड। अब यहाँ पे पेप्टाइड प्लस ग्लाइकेन, पेप्टाइडोग्लाइकेन, इसलिए हम लोग क्यों बोलते हैं कि इसका सेल वॉल बना है बैक्टीरिया का पेप्टाइडोग्लाइकेन से, क्योंकि यहाँ पे देखो पेप्टाइड बॉन्ड है और ये सब ग्लाइकेन है, इसलिए बना पेप्टाइड प्लस ग्लाइकेन से पेप्टाइडोग्लाइकेन, जो कि बैक्टीरिया का सेल वॉल फॉर्म करता है। अब पेनिसिलिन एक ये होता है तुम्हारा, एंड तुम बोल सकते हो वैक्सीनेशन में यूज़ होता है इसको, वैक्सीन। ये क्या करता है ना कि इस क्रॉस लिंकिंग को होने नहीं देता। अब ये क्रॉस लिंकिंग होगा नहीं तो इसके आसपास जो सेल वॉल है सेल के, वो बनेगा नहीं। अब सेल वॉल नहीं बनेगा तो वो जिएगा कैसे सेल, तो सेल मर जाएगा, सेल मर जाएगा, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया मर जाएगा तुम्हारे बॉडी में। अब स्टेनिंग के बारे में बात करते हैं। स्टेनिंग मतलब कलर करना, स्टेन मतलब दाग भी होता है, तुमने सुना होगा। स्टेनिंग मतलब होता है कलर करना, कलर प्रोवाइड करना, ताकि कोई भी सेल विजिबल हो जाए। अब देखो बहुत छोटा छोटा सेल होता है, तुम्हारे आँख से नहीं दिखेगा, ऐसा भी बहुत करोड़ों सेल है। सेल तो वैसे भी आँख से नहीं दिखता, तुमको जो ऊपर से दिखता है वो टिश्यू होता है, इसलिए अपने हाथ को उसे उठा के मत देखने लगना घूर के कि सेल तो दिख रहा है भाई, नहीं सेल नहीं है वो, ठीक है। तो सेल को देखने के लिए चाहिए माइक्रोस्कोप। अब माइक्रोस्कोप में भी कुछ ऐसे सेल्स हैं जो कि डायरेक्टली नहीं दिखते, उनको कलर करना पड़ता है, और उसी कलर करने के प्रोसेस को भी हम लोग बोलते हैं स्टेनिंग। स्टेनिंग मीन कलर को ऐड करना। इट इज़ यूज टू विजुअलाइज ऑर्गेनेली एंड प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल जैसे बहुत छोटे छोटे सेल है, इसको देखने के लिए हम लोग स्टेनिंग को यूज करते हैं। अब ग्राम स्टेनिंग, ग्राम स्टेनिंग ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारा इस चैप्टर में। इसको डेवलप किया था क्रिश्चियन ग्राम, एक साइंटिस्ट है क्रिश्चियन ग्राम, जिन्होंने ग्राम स्टेनिंग को इन्वेंट किया। नाम भी देखो ग्राम ग्राम है, तुमको इसी ने इन्वेंट किया, इसका नाम भी इसका ग्राम स्टेनिंग पड़ा था, ठीक।
अब इनके अकॉर्डिंग दो तरह का बैक्टीरिया होता है, एक होता है ग्राम पॉजिटिव, दूसरा होता है ग्राम नेगेटिव। दोनों में क्या डिफरेंस थोड़ा देखा जाए। ग्राम जी ने क्या किया कि एक स्लाइड लिया, स्लाइड तुमने देखा होगा अपने बायोलॉजी लैब में, नहीं देखा तो कोई बात नहीं, मान लो शीशा का कुछ लिया है, उस पर इन्होंने कुछ बैक्टीरिया का सेल लिया, उसमें डाला कलर कौन सा डाला, वायलेट कलर। वायलेट यानी कि देखो मैं दिखा देता हूँ, ये वाला कलर कहाँ गया, ऐसा कुछ होगा, ये वाला कलर, ये वाला वायलेट कलर, एसीटोन, ठीक है, वायलेट कलर डाला। अब वायलेट कलर डाला तो सब बैक्टीरिया में कलर जो था वो घुस गया, कलर उसके अंदर घुस गया बैक्टीरिया के अंदर। अब उसके बाद स्टेन ऐड करने के बाद उन लोगों ने डी स्टेनिंग किया। डी स्टेनिंग मतलब कलर को पहले ऐड किया, उसके बाद उसको धो दिया। उसको धोया किस चीज़ के हेल्प से, अल्कोहल या फिर एसीटोन की हेल्प से। अल्कोहल जो तुम लोग दारू समझते हो ना, उसमें अल्कोहल 3% होता है, उसमें पानी ज़्यादा होता है, ठीक है। ये हम 100% अल्कोहल की बात कर रहे हैं और एसीटोन के बारे में बात कर रहे हैं, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है तुम लोग को, समझो बस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो अब इसके हम लोगों ने डी स्टेन किया, मतलब इससे वो कलर को निकाला। अब हम लोगों ने देखा क्या कि कुछ बैक्टीरिया सेल्स जो ऐसे हैं जिसमें कलर रुक गया, देखो जूम करते हैं थोड़ा, कुछ बैक्टीरिया सेल्स ऐसे हैं जिसमें कलर रह गया और कुछ ऐसे हैं जो खाली है, देखो कलर नहीं है सब में, इसमें भी कलर नहीं है। तो जिसमें कलर रह गया उसको बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। पॉजिटिव मतलब कलर रह गया, नेगेटिव मतलब कलर निकल गया। तो कलर को रिटेन किया तो पॉजिटिव और कलर को लूज कर दिया तो हो गया नेगेटिव। आओ आगे बात करते हैं, दोनों के बीच डिफरेंस देखो। इधर लिखा है मैंने ग्राम नेगेटिव, ये नेगेटिव बैक्टीरिया, और ये है तुम्हारा पॉजिटिव बैक्टीरिया। इस पर हम लोग बात करते हैं। नेगेटिव बैक्टीरिया में सेल वॉल जो होगा वो थिन होगा, उसका जो सेल वॉल होता है वो पतला होता है। ये डिफरेंस तुम्हारे एग्जाम में पूछेगा, राइट एनी वन या फिर 2 डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ये पूछ देता है क्वेश्चन में, 100% पूछ देगा। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखोगे कि सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज थिन एंड इट ईजिली लूज द स्टेन। मतलब सेल वॉल जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का होता है वो पतला होता है, थिन होता है। वहीं ग्राम पॉजिटिव का जो सेल वॉल है, तुम देखो डायग्राम में भी दिख रहा होगा, ये थोड़ा मोटा होता है, थिक होता है। ये थिन है इसलिए जल्दी ही रंग को खो देता है, और ये थिक है तो अपने अंदर कलर को पकड़ लेता है। अब एग्जाम्पल देखो, ये पहला पॉइंट तो ये लिखोगे सेल वॉल वाला, और दूसरा में एग्जाम्पल डाल देना। एग्जाम्पल इसका आएगा ग्राम नेगेटिव में माइकोप्लाज्मा, ई कोलाई, साइनोबैक्टीरिया, इसमें आएगा लैक्टोबैसिलस, क्लोस्ट्रीडियम। एग्जाम्पल तुमको याद रखना होगा, इसका कोई ट्रिक नहीं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। हाँ, भले ऐसा है कि बार बार पढ़ने से तुमको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अब इसमें पीली एंड पोरिन्स होते हैं। पोरिन्स क्या, छेद, पोर्स मतलब छेद होता है, उसी से बना पोरिन्स। इसके सेल वॉल में ना कुछ छेद होते हैं ऐसे, इससे क्या होता है कि कलर बाहर निकल जाता है, जो कलर मैंने डाला है वो कलर निकल जाएगा। इसमें वैसा कोई छेद है ही नहीं, तो कलर निकलेगा कहाँ से भाई। तो ये भी तुम एक पॉइंट ऐड कर सकते हो, पीली एंड पोरिन्स प्रेजेंट, पीली एंड पोरिन्स नॉट प्रेजेंट या फिर एब्सेंट। चलो, हम लोगों ने ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में बात किया, हम लोगों ने सेल मेम्ब्रेन के बारे में सेल वॉल के बारे में बात किया। अब हम लोग बात करेंगे तीसरा स्ट्रक्चर जो कि सेल मेम्ब्रेन। ये इंपॉर्टेंट है। और पहली बात तो ये कि यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल दोनों का सेल मेम्ब्रेन एक जैसा होता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। अब सेल मेम्ब्रेन बना किस चीज़ से, लिपिड से। मैंने तुम्हें बताया क्यों लिपिड से, क्योंकि ये होता है क्या, हाइड्रोफोबिक। ये बचाएगा रिएक्शन जो हमारा पानी में हो रहा था ना सबसे शुरू में, उसको बचाने के लिए हम लोगों ने बनाया था क्या, से लिपिड से। लिपिड तो उसी से बना सेल मेम्ब्रेन, पानी से रिएक्शन जो हो रहा है हमारा सेल के अंदर उसको बचा रहा है, पानी इसके आसपास है चारों तरफ। ये बना किस चीज़ से, फॉस्फोलिपिड से। लिपिड में भी एक आता है फॉस्फेट में, जब इसमें ऐड कर दोगे लिपिड में वो बनेगा फॉस्फोलिपिड। तो व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ, एग्जाम क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में या फिर डायरेक्टली भी आ सकता है कि स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड। अब सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या क्या, ये क्या क्या काम करता है। एक तो पहली बात, सब्सटेंस को अंदर बाहर जाने में हेल्प करता है। मैंने अभी बताया था ना कि सेल के आसपास सेल मेम्ब्रेन है, वो तुम्हें सब्सटेंस को अंदर ले जाने में और बाहर लाने में हेल्प करता है, अंदर बाहर करने का काम करता है सेल मेम्ब्रेन। और ये बाइलेयर्ड फॉर्म में अरेंज होता है, इसका स्ट्रक्चर भी दिखाएंगे, नो टेंशन। सेल मेम्ब्रेन कैसे बना, ये तुम्हारा ग्लिसरॉल है, इसका फिर तुम केमिस्ट्री में पढ़ोगे, नो टेंशन। ग्लिसरॉल और ये दो फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड ये दोनों अटैच हुआ और एक से अटैच हुआ फॉस्फेट, उसी से क्या बना, ये तुम्हारा बना फॉस्फोलिपिड। तुमको दिख रहा है या फिर नहीं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा येलो कलर से दिखा देता हूँ, नहीं दिख रहा होगा, ये कुछ ऐसा सा है। तो ये बना फॉस्फेट, यहाँ पे देखो ये फॉस्फेट ये वाला, और दो फैटी एसिड और ये ग्लिसरॉल अटैच होकर ऐसा बन गया, ये बना फॉस्फोलिपिड, ठीक है।
तो क्या चीज़ तुम लिखोगे, फॉस्फोलिपिड का ये लिखने नहीं आएगा फिर भी याद रखो, ग्लाइसरॉल प्लस 2 फैटी एसिड प्लस फॉस्फेट इज इक्वल्स टू होता है फॉस्फोलिपिड। ठीक है, आ जाओ। अब यहाँ पे तुमको नहीं दिख रहा होगा, हमको 100% पता है, इसलिए मैं फिर से बना देता हूँ। अब यहाँ पे देखो, ये जो है ना फॉस्फेट, ये देखो ऐसे कुछ है। मैं पहले स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। ये हम लोगों ने स्ट्रक्चर बना लिया है, और इसमें जो हमारा है वो फैटी एसिड अटैच है, तो वो कुछ ऐसे, अरे येलो कलर दो भाई, ये ऐसे करके तुम बना सकते हो सब में। ठीक है, सब में ऐसा है कुछ फैटी एसिड अटैच है। तो अब ये जो है, ये ऊपर वाला जो फॉस्फेट है वो होता है हाइड्रोफोबिक, देखो मैंने लिख रखा है। ठीक है, ऊपर वाला जो होता है वो सॉरी आई एम रियली सॉरी यार, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा यहाँ पे। ये ऊपर वाला जो होता है ना फॉस्फेट, मैंने तुम्हें उस समय भी वहाँ पे भी बताया था, थोड़ा फ्लो में मैं बह जाता हूँ बार बार। ये होता है हाइड्रोफिलिक, मतलब ये पानी को अंदर आने देगा। इसको पानी से क्या है, इसको पानी से प्यार है, ये पानी को अंदर आने देगा। अब फैटी एसिड है, उसको दुश्मनी है भाई यार, नहीं आने देंगे भाई तुमको। पानी कौन है तू नहीं जानता, मैं उसका सीधा ही सब बोलना है, वो पानी को अंदर नहीं आने देगा, वो होता है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक क्यों बनाए थे फिर याद करो, चल जाओ वहाँ बेसिक में, पानी के अंदर रिएक्शन हो रहा था सेल के अंदर, तो उसको बचाने के लिए हाइड्रोफोबिक चाहिए था, तो हम लोगों ने ऐसा किया। अब इसको जो है वो देखो, ये लिपिड है, लिपिड का बाई लेयर, दो लेयर लिपिड से बनता है। तो अगर तुमको पूछे सबसे पहले तो सेल मेम्ब्रेन में क्वेश्चन क्या आएगा कि ये बना किस चीज़ से, तो फॉस्फोलिपिड से बना। और किस स्ट्रक्चर क्या है, तो बाई लेयर्ड फॉस्फोलिपिड स्ट्रक्चर है, याद रहेगा। ओके, सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चरली सिमिलर इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। मैंने बोला भी था कि दोनों में स्ट्रक्चरली सिमिलर होता है, दोनों में ऐसा ही होगा स्ट्रक्चर। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन में को डिस्कस करते हैं हम लोग अच्छे से यूकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक में ऐसे खाली ऊपर से बोल देते हैं। ठीक है, आओ अब आता है हमारा फ्लैजिला, 4th नंबर पे था फ्लैजिला। फ्लैजिला देखो, अब मेरी बात सुनो, तुम चल सकते हो, तुम्हारे पास पैर है। प्रोकैरियोटिक सेल जो है उसके पास पैर नहीं है, लेकिन उसको भी चलना आता है क्योंकि उसके पास फ्लैजिला है। फ्लैजिला अगर प्रेजेंट होगा तो सेल होगा मोटाइल। मोटाइल मतलब मरना मत समझना भाई तुम लोग, मोटाइल मौत से रिलेट कर देते हो बहुत बच्चे। मोटाइल मतलब वो चल सकता है, मोटाइल और नॉन मोटाइल, ये 2 वर्ड तुम्हें होने चाहिए अच्छे से क्लियर। मोटाइल और नॉन मोटाइल, मोटाइल मतलब जो चल सकता है, नॉन मोटाइल मतलब जो नहीं चल सकता है। फ्लैजिला अगर प्रेजेंट होगा तो सेल कैसा होगा, मोटाइल मतलब वो चल सकता है। फ्लैजिला अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो सेल नहीं चल सकता है। अब देखो, फ्लैजिला हर सेल में प्रेजेंट नहीं होता बैक्टीरिया में। अब किस किस में प्रेजेंट होता है, तो ई कलाई में प्रेजेंट होता है। एब्सेंट किस किस में होता है, तो साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, माइकोप्लाज्मा, कोकस, ये सब में एब्सेंट होता है। चलो, प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल के में भी अगर फ्लैजिला है तो क्या डिफरेंस होता है दोनों में, वो देखो। प्रोकैरियोटिक सेल में जो तुम्हारा ये फ्लैजिला है, इस पे ये स्ट्रक्चर है पहला जो है बेसल बॉडी। बेसल बॉडी इसमें भी है, इसमें भी है, इसको नहीं। अब बेसल बॉडी के बाद इसमें एक स्पेशल चीज़ है, इसको बोलते हैं हुक, दोनों को करता है अटैच, इसमें हुक नहीं है। और इसमें फिलामेंट है, इसमें भी फिलामेंट है। तो दोनों में क्या डिफरेंस हुआ, पहले बात उसमें हुक नहीं है, इसमें मतलब इसमें हुक है, इसमें हुक नहीं है। प्रोकैरियोटिक में हुक है, यूकैरियोटिक में हुक नहीं है। अब फ्लैजिला जो प्रोकैरियोटिक सेल में बना होगा वो बना होगा फ्लैजिलीन प्रोटीन से। किससे, फ्लैजिलीन प्रोटीन से। और यूकैरियोटिक सेल में जो फ्लैजिला बनता है वो बनता है ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से। तो प्रोकैरियोटिक में फ्लैजिला किससे बना, फ्लैजिलीन से। यूकैरियोटिक में किससे बना, ट्यूब्यूलिन से। दोनों तुमको होना चाहिए याद। ये आता नहीं है, पहले आता था। देखो, अगर एक भी फ्लैजिला नहीं तो ए ट्राइकस, एक फ्लैजिला तो मोनोट्राइकस, और चारों तरफ फ्लैजिला तो पेरीट्राइकस, एक साइड से इतना सारा फ्लैजिला तो सेफेरोट्राइकस। ये नहीं आएगा एग्जाम में यार, पढ़ के कोई फालतू में से टेंशन मत लेना, ये नहीं आएगा एग्जाम में, 100% हम बोल रहे हैं नहीं आएगा। देखो, अब फिलाई और फेमरे की बात करते हैं। थोड़ा मैंने गलत लिखा था, इसको थोड़ा मिटाया जाए, यहाँ से अच्छे से दिखना चाहिए बच्चों को। पिलाई और फेमरे के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात लेट मी टेल यू, पिलाई ट्यूबुलर शेप, देखो ट्यूब जैसा है, ऐसे कुछ घूमा हुआ वैसे ट्यूब है, नंबर इसका कम होता है, और ये स्पेशल प्रोटीन से बनता है जिसको बोलते हैं पिलीन। पिलीन प्रोटीन से बनता है पिलाई। ठीक है, तुमको प्रोटीन याद होना चाहिए भाई। यहाँ पे देखो, ये प्रोकैरियोटिक का फ्लैजिलीन प्रोटीन, यूकैरियोटिक का फ्लैजिला बना ट्यूबुलिन प्रोटीन से। अब एक और प्रोटीन के बारे में बात किए, पिलाई किससे बना, पिलीन प्रोटीन से।
फेम्ब्रिया कैसे ब्रिसल से, ब्रिसल ब्रश जो होता है ना, ब्रश ब्रश करते हैं तो ऐसे ब्रिसल निकल, उसको ब्रिसल बोलते हैं, ऐसे निकला हुआ होता है उसको, उसी का शेप का होता है ये फेम्ब्रिया ब्रिसल से। इसका नंबर ज़्यादा होगा, इसका नंबर पिल्ले का कम होता है, देखो इसका ज़्यादा है। ये क्या करता है, मैंने बताया भी था कि अगर कहीं जगह है उस पर इसको अटैच करके रखता है, पकड़ के रखता है सेल को वहाँ पर। होल्ड द बैक्टीरिया टू अटैच ऑन सबस्ट्रेटम एंड होस्ट, ठीक है। अब देखो चौथा नंबर, पाँचवा नंबर, छठा नंबर सब इधर ही खत्म हो गया। अब आते हैं मीजोजोम पे। मीजोजोम क्या है, इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, और सॉरी इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन है ये। अगर सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, ये मैंने बनाया मान लो सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये मैंने बनाया है सेल वॉल, और ये मैंने बनाया है ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स कौन सा है कमेंट करना, ठीक है, मैंने अभी पढ़ाया है। तो ये होगा ग्लाइकोकैलिक्स, स्लाइम वाला, पतला है। अब इसके अंदर यहाँ पे इनफोल्डिंग्स होता है, जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है वो इनफोल्ड हो जाता है, मतलब अंदर से फोल्ड होता है। इन मतलब अंदर, फोल्ड मतलब मुड़ना। ये कुछ ऐसे करके, अरे भाई काहे हैंग कर रहे हो तुम, एक सेकंड भाई लोग वेट करो थोड़ा। चलो, यहाँ पे जो सेल वॉल है कुछ ऐसे, देखो कुछ फोल्ड हो गया ऐसे स्ट्रक्चर। सेल मेम्ब्रेन जो ऐसा था ना गोल, ठीक है, वो कुछ ऐसे करके फोल्ड हो गया अंदर के साइड। इसको बोलते हैं क्या, मीजोजोम्स। व्हाट दिस इज कॉल्ड मीजोजोम्स। बीच में थोड़ा सा कट कर दूंगा मैं वीडियो, क्योंकि वहाँ पे पता नहीं क्या हो गया था सिस्टम को। देखो मीजोजोम क्या है, इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। देखो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन कैसे अंदर की तरफ फोल्ड हो गया है। इसमें भी तीन तरह के शेप होते हैं, एक ऐसे गोल फोल्ड होगा तो वेसिकल, ऐसे घुमा के फोल्ड होगा तो ट्यूब्यूल, और एक घुमा हुआ होगा तो लैमिला। वेसिकल, ट्यूब्यूल, लैमिला याद रखना, ये तुमको पढ़ना है आगे भी। इसका क्या क्या काम है, यूकैरियोटिक सेल में जो काम करता है बहुत सारी चीज़ें। इसके पास, ये तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, इसके पास एक ही सेल में पूरा ऑर्गेनिज्म, पूरा एक, तुम बोल सकते हो ऑर्गेनिज्म को क्या बोलूँ मैं, एक सेल वाला आदमी सब चीज़ इसी में। अब इसी में सब कुछ करना है, सांस वांस सब इसी को लेना है। तो इसमें कौन काम करता है, मीजोजोम का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, एग्जाम में हमेशा आता है। व्हाट आर द रोल्स ऑफ मीजोजोम, तो ये 4 पॉइंट तुमको याद होना चाहिए। पहला रिस्पायरेशन, उसको सांस लेने में हेल्प करेगा कौन, मीजोजोम। सेल वॉल फॉर्मेशन, सेल वॉल को बनाने में कौन हेल्प करता है, मीजोजोम। डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल डिवीजन, डीएनए को जब एक सेल वॉल मतलब एक सेल दूसरे सेल में डिवाइड होता है, एक सेल जब 2 सेल्स में डिवाइड होता है तो डीएनए को 2 भाग में रेप्लिकेट करना होता है, तो उसमें कौन हेल्प करता है, मीजोजोम। सिक्रीशन, ये सिक्रीशन करता है हमारे बॉडी में। सिक्रीशन कौन करता है, बहुत सारे हमारे पास वो है ग्लैंड है, जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड हो गया, तुम्हारा पेनक्रियाज हो गया, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, ये सब ग्लैंड्स है। इसके पास सिक्रेशन करने के लिए कौन है, मीजोजोम। 4 प्रॉपर्टी तुमको होना चाहिए याद, रिस्पायरेशन, सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, सेल डिवीजन एंड सिक्रेशन। 4 पॉइंट याद रखना, एग्जाम में हमेशा पूछता है ये वाला। Mesosomes are more developed in gram-positive than gram-negative bacteria. Mesosomes are present in both positive and gram-negative bacteria. Mesosome जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का होता है वो ज़्यादा डेवलप होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के कंपैरिजन में। चलो अब बात करते हैं क्रोमैटोफोर के बारे में। क्रोमैटोफोर क्या है, अब मैंने बताया था कि सेल वॉल के अंदर ऐसे कुछ फोल्डिंग्स हो जाते हैं जिसको हम लोग मीजोजोम बोलते हैं। अब इस मीजोजोम पे ही कुछ स्ट्रक्चर्स अटैच होंगे जो कि पिगमेंट्स होते हैं बेसिकली। यहाँ पे कुछ हरा हरा देखो लग गया, ठीक है, ये क्या है, पिगमेंट है। पिगमेंट, क्रोमा मतलब होता है कलर पिगमेंट, और फोर मतलब बियरिंग। कलर पिगमेंट को जो कैरी करे उसको बोलते हैं क्रोमैटोफोर। ये प्रेजेंट होता है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में, जो फोटोसिंथेसिस करेगा ना वैसा बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल में आता है साइनोबैक्टीरिया, ये क्या करता है, लाइट को ऑब्जर्व करता है और फोटोसिंथेसिस करता है सेल के अंदर ताकि उसको खाना मिल सके। तो इसमें एग्जांपल साइनोबैक्टीरिया आता है। ये एग्जांपल तुमको अच्छे से याद रखना, यही एक एग्जांपल है इकलौता, इसलिए क्वेश्चन भी सिर्फ यहीं से बनेगा। न्यूक्लियोइड, हम लोगों ने यहाँ तक बात किया। देखो न्यूक्लियोइड क्या है, मैंने बोला डीएनए, इसके पास कोई स्पेसिफिक जगह है नहीं है, प्रोकैरियोटिक में उसको कोई स्पेशल जगह हम लोग नहीं देते हैं, ठीक है, न्यूक्लियोइड। अब बैक्टीरिया का डीएनए जो है वो नेकेड होता है, बिना किसी मेम्ब्रेन का होता है, और वो कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर। ये चारों तरफ फ्लूइड है साइटोप्लाज्म वाला, इसी के अंदर हमारा न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है। डीएनए जो है वो डबल स्टैंडर्ड है, जैसा कि यूकैरियोटिक, देखो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में दोनों में डबल स्टैंडर्ड, दोनों में 2 धागा होगा, दोनों में 2 धागा होगा। लेकिन बात क्या कि प्रोकैरियोटिक का जैसे गोल होता है और यूकैरियोटिक का ऐसे से लंबा चलता है, ठीक है।
बट देयर एंड्स आर कनेक्टेड। जैसे मैंने बोला सर्कुलर डीएनए होता है इसमें प्रोकैरियोटिक सेल में, बैक्टीरिया में। इसका काम क्या है? सारे जो जेनेटिक रिलेटेड काम है वो यही कर देगा। ऑल एसेंशियल जीन विच आर नेसेसरी फॉर बैक्टीरिया प्रेजेंट इन न्यूक्लियोइड, तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड जीनोमिक डीएनए। जितने भी जेनेटिक्स वाले काम है कौन कर रहा है? न्यूक्लियोइड। इसलिए इसको नाम दिए क्या? जेनोमिक डीएनए। जेनेटिक्स से रिलेटेड है इसलिए जीनोमिक। मेन जीन वाला काम कौन कर रहा है? न्यूक्लियोइड। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? जीनोमिक डीएनए। अब बात करते हैं प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होता है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, जो स्पेशल फीचर प्रोवाइड करता है किसी सेल को, स्पेशलिटी, उसको अलग लेवल का ताकत देता है, जादू। ये भी डबल स्टैंडर्ड होगा, सर्कुलर होगा, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, मतलब खुद से अपना कॉपी बना सकता है जितना चाहे, 1 से 2, 2 से 3, 2 से 4 से अपना मस्त डिवाइड कर सकता है। इसको कोई दुनिया से मतलब नहीं है, इसको कोई परमिशन नहीं चाहिए डिवाइड होने के लिए, ठीक है। ये जरूरी नहीं होता हर सेल में नहीं होता, वैसे भी ये कुछ बैक्टीरिया में ही पाया जाता है। ये जरूरी नहीं होता क्योंकि ये स्पेशलिटी प्रोवाइड करता है, और स्पेशल तो सब होते नहीं है। प्लाज्मिड एडिशनल जीन नॉन एसेंशियल स्पेशल फीचर प्रोवाइड करता है, जैसे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। एंटीबायोटिक मतलब इम्यूनिटी सिस्टम से उसको बचा कर रखेगा, वैसा कुछ प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता होगा, ठीक। अब देखो प्लाज्मिड में यहाँ पे इंपॉर्टेंट आता है, 2-3 तरह का प्लाज्मिड होता है। सबसे पहला आता है आर प्लाज्मिड, फुल फॉर्म रेजिस्टेंट प्लाज्मिड, जो क्या करता है? बचाता है किससे? एंटीबायोटिक से। इसको तुमको 12 में अच्छे से पढ़ना है, टेंशन मत लो। उसके बाद आता है कोल प्लाज्मिड, जिसको बोलते हैं कोल प्लाज्मिड। ये क्या करता है? कॉलिसिन रिलीज करता है। कॉलिसिन क्या करता है कि दूसरे बैक्टीरिया जो उसके आसपास है उसको मार देता है। इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं आएगा, टेंशन मत लो। उसके बाद आता है फर्टिलिटी प्लाज्मिड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यही तो इंपॉर्टेंट है। जिसमें है वो F पॉजिटिव, जिसमें नहीं है वो F नेगेटिव। अब F पॉजिटिव बैक्टीरिया और F नेगेटिव बैक्टीरिया अब क्या करता है ना, F पॉजिटिव F नेगेटिव को अपना प्लाज्मिड जो है वो ट्रांसफ़र करता है। और ये ट्रांसफ़र किसके हेल्प से होता है? पिलाई के हेल्प से। यहाँ पिलाई को क्या बोलते हैं? सेक्स पिलाई, ठीक है। और यहाँ पे कॉन्जुगेशन ट्यूब बनता है, दोनों के बीच में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनता है, और ये प्लाज्म ये जो है F पॉजिटिव से F नेगेटिव में से ट्रांसफर हो जाता है। देखो ट्रांसफर होते हुए मैंने डायग्राम बना रखा है। ये जो जिस ट्यूब से ट्रांसफर होता है उसको क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेशन ट्यूब। ऊपर देखो इस पे हम लोगों ने लिख रखा है व्हाट इज कॉन्जुगेशन। व्हेन वन प्लाज्मिड इज ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया, दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेशन। TI प्लाज्मिड, इसको बोलते हैं ट्यूमर प्लाज्मिड। ट्यूमर इंड्यूस करता है, मतलब एक जगह पे सेल को जमा देगा। ये सब देखो, ये टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड इंपॉर्टेंट नहीं है, NCERT में 1-2 का शायद नाम दिया है, ये तुम्हें बस इंपॉर्टेंट है F प्लाज्मिड वाला, ये याद रखना, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सब फालतू है। फिर भी मैं बता देता हूँ। डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड ये क्या करता है? ये तुम्हारा ऑयल को तोड़ता है, फालतू बे, ये सब कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। राइबोसोम्स, देखो अब सेल के अंदर सब चीज़ें हैं। अब तुमने सुना होगा कि प्रोटीन मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि तुमने देखा कि हमारा फ्लैजेला भी प्रोटीन का बना, पिलाई भी प्रोटीन का बना, अधिकतर चीज़ें प्रोटीन्स की है। प्रोटीन बनता कहाँ है सेल में? आखिर आ कहाँ से रहा है प्रोटीन? इसके बारे में हम लोग बात करेंगे राइबोसोम्स में। ये फोटोसिंथेसिस में भी इन्वॉल्व होता है। राइबोसोम जो है एक ऑर्गेनेली है जिसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होता। मेम्ब्रेन मतलब उसके आसपास कभी भी, चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो या फिर प्रोकैरियोटिक सेल हो, इसके आसपास कोई भी ऑर्गेनेली नहीं होगा। कोई भी चीज़, इसको स्पेशल रूम नहीं दिया जाएगा, ये सोएगा भाई हमेशा घर के बाहर, ऐसा वाला आदमी, इसको कोई स्पेशल रूम नहीं देते हैं। इसका 2 सब यूनिट होता है, एक लार्ज और एक स्मॉल। 2 सब यूनिट मतलब एक लार्ज सब यूनिट ऐसे होता है एग्जाम्पल में, और एक छोटा सा सब यूनिट होता है ऐसे। इसके बारे में अच्छे से पढ़ना है आगे, अभी टेंशन नहीं लेना, बस समझो। व्हेन मैनी राइबोसोम गेट अटैच ऑन सिंगल आरएनए इज कॉल्ड पॉलीराइबोसोम। ये क्वेश्चन आता है, व्हेन मैनी राइबोसोम, बहुत सारा राइबोसोम जब एक सिंगल आरएनए पे ऐसे अटैच कर जाएगा तो उसके क्या बोलते हैं? पॉलीराइबोसोम। आरएनए क्या होता है? सिंगल आरएनए का ही लिखा, सब अभी बताएंगे, टेंशन नहीं, वो यूकैरियोटिक सेल में अच्छे से बताएंगे, अभी प्रोकैरियोटिक में बस ओवरव्यू दे रहा हूँ। 2 तरह का राइबोसोम, 70S और 80S। 70-80 में क्या डिफरेंस? प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म में बैक्टीरिया, ये जो है ना बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, और ये यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है 80S वाला। याद रखना, छोटा है 70 है, छोटे वाले सेल में होगा, छोटा सेल कौन सा? प्रोकैरियोटिक। 70S कहाँ? प्रोकैरियोटिक में पाया जाएगा। 80 बड़ा है 70 से, तो बड़ा सेल में प्रेजेंट होगा, कहाँ प्रेजेंट है? यूकैरियोटिक में। अब 70 2 चीज़ से बनता है, ठीक है। राइबोसोम जो है उसके पास एक बड़ा सब यूनिट होता है और एक छोटा सा सब यूनिट होता है। तो 70S के पास जो बड़ा सब यूनिट है उसको 50S का है, और छोटा सब यूनिट है वो 30S का है। अब तुम जोड़ रहे होगा 50 और 30 तो 80 हुआ, 70 का है लिखा है भाई, क्या फ़र्क पड़ता है? यही सोच रहे हो ना, क्या है दोनों बैठ के तो 80 आ रहा है सर 70 लिखेंगे, गलत है क्या? नहीं, गलत नहीं है, ऐसा रूल है। ये जो एस को बोलते हैं स्वेडबर्ग कांस्टेंट, इसको आगे पढ़ेंगे, टेंशन मत लो।
50-30 को मिला के 70 बनता है। ये थोड़ा बायोलॉजी का अलग नियम है राइबोसोम का, इसको थोड़ा याद रखना। 50-30 को मिला के बना 70S। उसी तरह 60-40 मिला के 100 होता है, लेकिन लिख क्या रहे हैं 80। तो 60 और 40 को मिला के मिला 80S, ये याद रखना, ठीक है। अब 12 और लास्ट इंक्लूजन बॉडी। ये क्या है? स्टोरेज स्ट्रक्चर है जो सामान को स्टोर करता है बैक्टीरिया सेल के इनसाइड। अब सामान तुम बाहर से मंगवा रहे हो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, उसको रखोगे कहाँ? तो इंक्लूजन बॉडीज में। बिना मेम्ब्रेन का होता है, उसके आसपास कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, ये पानी में घुलता नहीं है, वाटर इनसॉल्युबल होता है। एग्जाम्पल देखो ये इंक्लूजन बॉडी का नाम उस चीज़ पे पड़ता है कि उसके अंदर क्या रख रहे हो। सल्फर रखोगे तो सल्फर ग्रेन्यूल हो जाएगा, फॉस्फोरस रखोगे तो फॉस्फोरस ग्रेन्यूल हो जाएगा, ग्लाइकोजन रखोगे तो ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल हो जाएगा। अब यहाँ पे एक स्पेशल इंक्लूजन बॉडी है जिसको हम लोग बोलते हैं गैस वैक्यूल। गैस वैक्यूल मेनली साइनोबैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। गैस वैक्यूल के बारे में अच्छे से आगे पढ़ना है इसी चैप्टर में यूकैरियोटिक सेल में, तो नो टेंशन। समरी देखते हैं एक साथ। सबसे पहले हम लोग ने 12 स्ट्रक्चर पढ़े थे, 12 के बारे में हम लोग बात करेंगे अभी, ठीक है। टोटल 12 हम लोगों ने पढ़ा, 12 के बारे में बात करेंगे। पहला ग्लाइकोकैलिक्स बना किससे है? म्यूकोपॉलीसेकेराइड से। 2 तरह का कैप्सूल और स्लाइम। कैप्सूल क्या करता है? प्रोटेक्शन का काम करता है। स्लाइम क्या करता है? अटैचमेंट में हेल्प करता है, उसको ठहरने में हेल्प करता है। सेल वॉल किससे बना? पेप्टाइडोग्लाइकेन से, ठीक है। ये क्या करता है? रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, ऑस्मोसिस बस्टिंग से बचा के रखता है, प्रोटेक्शन देता है, इसको सेफ प्रोवाइड करता है। सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड से बना है, लार्ज अमाउंट ऑफ फंक्शन है, बाइलेयर्ड होता है, ठीक है। अब सेल मेम्ब्रेन का बहुत सारा फंक्शन है कि वो एंट्री एग्जिट में हेल्प करता है, फिर तुम्हारा ये रिएक्शंस को बचा के रखता है वाटर से, ठीक है। उसके बाद है फ्लैजिला। फ्लैजिला क्या करता है? प्रोटीन से बना है। प्रोटीन कौन सा प्रोटीन? प्रोकैरियोटिक में फ्लैजिलिन और यूकैरियोटिक में ट्यूबुलिन। ये क्या करता है? प्रोवाइड करता है मोटिलिटी, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने की क्षमता प्रोवाइड करता है फ्लैजिला। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा फेम्ब्रियाई। फेम्ब्रियाई कैसा होता है? ब्रिसल से। ब्रिसल ब्रश अगर तुमने देखा जिससे तुम रोज ब्रश करते हो तो उसमें जो धागे होते हैं उसको ब्रिसल बोलते हैं, वैसा शेप का फेम्ब्रिया होता है। ये क्या करता है? अटैच करने में हेल्प करता है हमारे प्रोकैरियोटिक सेल को। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा पिलाई। पिलाई क्या काम करता है? ये सबसे पहले होता है ट्यूबुलर शेप का होता है, कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है, जो भी मैंने तुम्हें पढ़ाया था एफ प्लाज्मिड में। उसके बाद है मेसोसोम। मेसोसोम क्या है? इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इसका बहुत सारा फीचर है। पहला 4 फीचर मैंने तुम्हें इसको बताया था। पहला था रिस्पायरेशन, उसके बाद था सेल वॉल फॉर्मेशन, थर्ड था डीएनए रेप्लिकेशन, सेल डिवीजन, और चौथा सिक्रीशन का काम करता है। कौन? मेसोसोम। उसके बाद हम लोगों ने बात किया क्रोमेटोफोर के बारे में। क्रोमेटोफोर क्या है? मेसोसोम में ही जब एक पिगमेंट लग जाता है हरा हरा, उसको क्या बोलते हैं? क्रोमेटोफोर। वो पिगमेंट कैसा होता है? फोटोसिंथेटिक होता है, जिसको फोटोसिंथेसिस हेल्प करता है करने में। फिर हम लोगों ने पढ़ा न्यूक्लियोइड के बारे में। न्यूक्लियोइड कैसा? मेन डीएनए, जीनोमिक डीएनए जिसको बोलते हैं, डबल स्टैंडर्ड है, क्लोज है, इसको जेनोमिक डीएनए भी बोलते हैं। प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो एक्स्ट्रा फीचर प्रोवाइड करता है, जादू, ठीक है। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करता है। इसमें हम लोगों ने देखा कि 70S 50-30 को मिला के बनता है और 80S 60-40 को मिला के बनता है। तुम्हें ये चीज़ें याद होनी चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने देखा इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी क्या करता है? स्टोरेज का काम करता है। अब प्रेजेंस के बारे में थोड़ा जानो। हर सेल के पास सेल मेम्ब्रेन होगा, 100% होगा, न्यूक्लियोइड 100% होगा, राइबोसोम 100% होगा, इंक्लूजन बॉडी 100% होगा, साइटोप्लाज्म 100% होगा। ये वो हैं तुम्हारे कितने? 5। ये 100% एक प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होंगे, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। अब सेल वॉल की बात करते हैं। ये एग्जाम एक्सेप्शन वाला क्वेश्चन ना हमेशा देता है एग्जाम में, तो ये थोड़ा सा देख के याद रखना टेबल। सेल वॉल किस में नहीं होता है? माइकोप्लाज्मा में, बाकी सब में होगा, माइकोप्लाज्मा में नहीं होगा। मेसोसोम मेनली किस में होता है? ग्राम पॉजिटिव में, ग्राम नेगेटिव में भी होता है बट उतना डेवलप नहीं होता है। मेनली किस में? पॉजिटिव, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। फिर हम लोगों ने बात किया पिलाई के बारे में। पिलाई मेनली किस में होता है? ग्राम नेगेटिव में। क्रोमेटोफोर साइनोबैक्टीरिया में पाया जाता है, मैंने तो बोला था एक ही एग्जाम्पल है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मिड कुछ ही बैक्टीरिया में पाया जाता है और फ्लैजिला कुछ बैक्टीरिया में पाया जाता है। एब्सेंट किस में? ये इंपॉर्टेंट है, साइनोबैक्टीरिया में एब्सेंट है, माइकोप्लाज्मा में एब्सेंट है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसी के साथ आज का लेक्चर हम लोग करते हैं समाप्ति, और हैव अ नाइस डे। वेरी वेरी थैंक यू। देखो नोट्स मैं तुम लोग को इस बार डिस्क्रिप्शन में ही पिन कर दूंगा, क्योंकि आप लोग तो टेलीग्राम ज्वाइन कर नहीं रहे हो, कोई बात नहीं। डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स मिल जाएंगे, वहाँ से चैप्टर 1 का भी मैं आज ही डाल दूंगा। दोनों का नोट्स को डाउनलोड करो, अच्छे से उसको लिखो। अगर नहीं लिखना है तो सिंपली उसको याद करो, पढ़ो। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, ऑलवेज चिल, नो टेंशन। टेंशन लेके कभी पढ़ाई नहीं करना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।